हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सेल यानी कि कोशिका। ये क्लास 1 है आज की और आज से ही हम साइंस को भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सेल से रिलेटेड जो बिल्कुल एग्जाम रेलिवेंट रहेंगे। वैसे तो सेल का टॉपिक बहुत बड़ा है बट जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को फोकस करेंगे, उसी के बारे में हम नॉलेज गेन करेंगे। ओके, कोई भी हम फालतू थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। एंड आई होप आप लोग को ये सेशन बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और याद भी हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आपका जो एग्जाम है एसएससी सीजीएल और जिस एग्जाम की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे सेल। तो सेल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, ये आप सभी जानते हैं और हम लोग बचपन से ये पढ़ते हुए भी आ रहे हैं। ओके, अब ये जो सेल है ना, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम होता है। ठीक है, पहली बार जिसने सेल को डिस्कवर किया जाता उनका नाम है रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुके को कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार सेल को डिस्कवर किया था 1665 में। ओके, और इन्होंने जो सेल डिस्कवर किया था वो एक डेड प्लांट का सेल था। ओके, अब अगर ये डेड प्लांट सेल का इन्होंने डिस्कवर किया था तो आखिर लिविंग का किसने किया था? तो लिविंग का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो किसका नाम आता है? लुवेन हुक का नाम आता है। ठीक है, तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? अगर आपके पास सेल आ जाए, टिश्यू आ जाए, ओके, तो क्या टिक करना है आपको? सेल टिक करना है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर पूछा जाता है कि पहली बार सेल को किसने डिस्कवर किया था? तो क्या बताना है आपको? रॉबर्ट हुक बताना है। ठीक है, कब किया था? 1665 में किया था और डेड प्लांट सेल में किया था। ओके, अगर पूछा जाए फ्री लिविंग सेल में किसने किया था? तो लुवेन हुक ने किया था। किसमें? एल्गी में किया था, जो इन्होंने पानी में खोजा था एल्गी 1674 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बार सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने, बट डेड प्लांट सेल का। अगर फ्री लिविंग सेल का पूछा जाए बिल्कुल जिंदा, तो किसने किया था? लुवेन हुक ने किया था। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, कुछ थ्योरी दी थी शेल्डन एंड स्वान ने सेल से रिलेटेड, उसे हम देख लेते हैं। ठीक है, तो किसने थ्योरी दी है सेल की? एसएस करके आपको याद रखना है, एसएस शेल्डन एंड स्वान। ओके, तो पहला है द सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये हम लोग जानते हैं, बेसिक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है सेल। ओके, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे हम लोग हों चाहे पूरे अर्थ में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। ठीक है, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर कोई न्यू सेल फॉर्म होता है तो वो अपने पुराने वाले सेल से ही एग्जिस्ट होता है। ठीक है, सेल डिवीजन करता है, जानते हैं हम लोग भी एक तरीके से जो डेवलप हुए हैं सेल के थ्रू ही हुए हैं ना। हम लोग अपने पिछले मम्मी पापा से डेवलप हुए हैं, तो हम लोग भी क्या है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही हुए हैं। ठीक है, अब अगर आप भूल जाते हैं ना कि पहली बार रॉबर्ट हुके ने डिस्कवर किया, तो हम इसे कैसे याद रखते हैं? सेल जो होता है ना, बैटरी वाला सेल, तो उसको कहा जाता है ना, जब वो बेकार हो जाता है तो ये बोलते हैं यार मम्मी सेल फूक गया, तो फूक गया हुक, तो फुक हुक, तो रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है, राइट। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं सेल को हम पढ़ेंगे किससे रिलेट करके? प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, यानी कि सेल को हम पढ़ते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल से रिलेट करके ही। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्लांट सेल के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं, ओके, वो हम एनिमल सेल के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो जो भी डिफरेंसेस होंगी उसे भी हम आगे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इसमें याद रखिए, जो स्टडी होती है सेल की उसको क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो सेल साइटोलॉजी, तो सेल सी तो साइटोलॉजी। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। स्टडी ऑफ सेल किसको कहा जाता है? साइटोलॉजी। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज यानी कि सेल के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, बट फिर से जो एग्जाम में आता है हम उसको ही पढ़ेंगे। तो पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत कणिका भी कहा जाता है। सेकंड है वैक्यूल्स, जिसे रिक्तिकाएं भी कहा जाता है। गोल्जी बॉडी, जिसे गोल्गी निकाय भी कहा जाता है। राइबोसोम को राइबोसोमी बोला जाता है हिंदी में। लाइजोसोम, जिसे लंग काय कहा जाता है हिंदी में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर, और इसको कहा जाता है अंतःद्रव्यीय जालिका। ठीक है, प्लास्टिड, जिसे इंग्लिश में प्लास्टिड और हिंदी में लवक कहा जाता है। सेंट्रोजोम, जिसे हिंदी में तार्क काय कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो सेल ऑर्गेनेलीज है ये प्लांट सेल एंड एनिमल सेल की बिल्कुल जो पाई जाती हैं उनमें ये सारी है बिल्कुल इंक्लूड है। ठीक है, मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन से एनिमल सेल में पाया जाता है और कौन सा प्लांट सेल में पाया जाता है। ठीक है, तो अभी आपको ये इंपॉर्टेंट जो सेल के ऑर्गेनेलीज है यानी कि जो कोशिका के जो पार्ट्स है, अंग है, वो है, इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ने वाले, राइट। सबसे पहला है प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है प्रोटोप्लाज्म। ये क्या होता है? ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ना, ये पूरा सेल जो है, ठीक है, इस सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजों को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। सो द एंटायर कंटेंट ऑफ अ लिविंग सेल इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ठीक है, तो जो भी एंटायर कंटेंट रहता है एक लिविंग सेल का, उसको प्रोटोप्लाज्म यानी कि जिसको हिंदी में जीव द्रव्य कहा जाता है। और इसके लिए एक वर्ड दिया है हेक्सले, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ यानी कि जीवन का भौतिक आधार किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? तो प्रोटोप्लाज्म आपको याद रखना है। पहली बार जिसने रियल में टर्म दिया था प्रोटोप्लाज्म का, किसने दिया था? पुरकेंजी ने दिया था। ठीक है, तो याद रखना है आपको, पुरकेंजी ने दिया था प्रोटोप्लाज्म। अब अगर भूल जाते हैं किसने दिया था, तो कैसे याद रखना है?
प्रोटो लिखा है ना, तो प्रोटो यानी कि फोटो, ठीक है। तो फोटो के लिए क्या कहते हैं यार, फोटो खींच दे मेरी, फोटो खींच, किंच, खिंच किंच, तो पुर किंजी, ऐसे रिलेट करके याद रखना है। थोड़ा सा आपको बात ध्यान रखना है, फोटो खींच, फोटो किंच, तो पुर किंजे, ओके राइट। तो ये पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। अब हम देखते हैं ना कि इसमें ये कहा गया है कि ये इंक्लूड करता है साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ओके। तो साइटोप्लाज्म को अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, मैं यहाँ पे भी आपको बता देती हूँ कि साइटोप्लाज्म जितना भी आप ये पार्ट देख रहे हो ना, बिल्कुल चिपचिपा पदार्थ, और ये बीच वाला तो न्यूक्लियस है, ये तो आप लोग पढ़ते हुए आ ही रहे हैं, ठीक है। और इस साइटोप्लाज्म के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो मैं इसमें और आपको बता देती हूँ कि ये भी जो पूरा ये जो लिक्विड वाला कंटेंट रहता है ना सेल में, इसको ही साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो पूरा जो लिक्विड कंटेंट है ये साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बन जाता है प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो जितना भी एंटायर कंटेंट होता है उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में इंक्लूड रहता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक है। किसने प्रोटोप्लाज्म को पहली बार टर्म दिया था, तो पुरकेंजे ने दिया था। किसको फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहा जाता है, तो प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं जो सेल है उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स, यानी कि उसके जो ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है। ये जो सेल आप देख रहे हो ये कौन सा सेल है, ये है हमारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ एनिमल सेल में पाई जाती हैं, तो जो भी डिफरेंस है उसे हम आगे देख लेते हैं। तो प्लांट सेल को लेके हम सारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट हैं जो दोनों में कॉमन है उसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हो ना प्लांट सेल, और पहला जो लेबलिंग की गई है ये है सेल वॉल, ठीक है। तो आप ये जो आउटर लेयर देख रहे हो ना, बिल्कुल आउटर लेयर सेल की, तो ये है सेल वॉल। ये सिर्फ किस में पाया जाता है, तो ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ठीक है। तो ये जो आउटर लेयर होती है एक प्लांट सेल की, तो उसमें भगवान ने उसको क्या दे रखा है, प्लांट सेल को एक सेल वॉल दे रखा है, ताकि जो भी बाहर से कोई भी तूफान आ रहा है तो जो सेल है वो बचा रह सके, है ना। किसी ने आके कहीं से उस प्लांट पे चाकू मार दिया, ठीक है, तो प्लांट को अंदर तक डैमेज ना हो उसके सेल्स को, तो सेल वॉल दिया है, ओके। तो जिस तरीके से हमें गॉड ने स्किन दिया है ना, वैसे ही प्लांट सेल को सेल वॉल की तरह एक पूरा प्रोटेक्शन दे रखा है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो सेल वॉल जो है सिर्फ पाया जाता है प्लांट सेल में, ओके, यानी कि जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसका बना रहता है, सेल्यूलोज का बना रहता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल वॉल किससे बना रहता है, तो याद रखना है आपको सेल्यूलोज, ठीक है। क्या प्रोवाइड करता है ये, तो स्ट्रेंथ टू द सेल, ओके, समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। और आप ये सेल मेम्ब्रेन देख रहे हो ना, मान लो हम लोग सेल वॉल से अंदर होते हुए अंदर घुसे, तो आप ये जो सेकंड वाली लाइन देख रहे हो ना, इसको कहा जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब सेल मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, इसको कहा जाता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। किसका बना रहता है, प्रोटीन एंड फैट का बना होता है। रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल एंटरिंग एंड एग्जिस्टिंग द सेल, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल जो घुस रहा है सेल में, ओके, जो बाहर जा रहा है, तो उसका एक तरीके से ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और इसको क्या कहा जाता है, गार्ड ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो ये भी सेल को बचा के रखता है, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल को कि बाहर से कोई भी सेल पे हमला हो रहा है तो बचा के रख सके अंदर के पार्ट्स को, ठीक है। ये क्या काम करता है सेल मेम्ब्रेन, कोई भी चीज़ अंदर जा रही है बाहर जा रही है तो ये रेगुलेट करता है ट्रांसपोर्ट का काम। गार्ड ऑफ सेल भी इसको भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना है आपको। थर्ड आप देख रहे हो न्यूक्लियस, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल का, ठीक है। तो आप न्यूक्लियस देख रहे हो ना, तो ये बड़ा सा न्यूक्लियस तो हम सभी जानते हैं कि इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियस क्या काम करता है, तो अब इसमें एक चीज़ है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्लांट सेल होता है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो सिचुएटेड रहता है परिधि पर, ओके। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूक्लियस जो है प्लांट सेल में कहाँ पे सिचुएटेड रहता है। तो ऑप्शंस आपके पास रहते हैं सेंटर में, है ना, पेरीफेरी पे। तो कई सारे लोग ना सेंटर टिक मार देते हैं, बट ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो प्लांट सेल होता है उसमें जो न्यूक्लियस पाया जाता है वो पेरीफेरी यानी कि परिधि यानी कि बाउंड्री पे पाया जाता है। तो आप देख रहे हो ना, क्योंकि हम प्लांट सेल को हम लेके पढ़ रहे हैं बेसिस, तो आप देख रहे हो ये जो सेल है ना, सॉरी न्यूक्लियस जो है ये बिल्कुल कहाँ पे है, परिधि पे है, इट मीन्स बाउंड्री पे है, बाहर की तरफ है, पेरीफेरी पे, ठीक है। याद रखना है आपको। बट अगर एनिमल सेल की बात होती है तो एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। कहाँ पे होता है, सेंटर में होता है, याद रखना है आपको, ठीक है। न्यूक्लियस को कहा जाता है ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। तो जिस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है ना, हम हाथ हिला रहे हैं, पैर हिला रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो सारा कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन करता है। उसी तरीके से सेल में जो भी चीज़ें होती रहती है, जो भी प्रोसेस चलता है, उसको कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है, ठीक है। किसने इसको खोजा था या किसने इसको डिस्कवर किया था, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ओके। याद रखना है आपको, न्यूक्लियस का किसने किया था डिस्कवर, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, ओके। नेक्स्ट है, अब न्यूक्लियस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है, इसे भी हम देख लेते हैं कि न्यूक्लियस जो है कंटेन करता है एक जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म का, जिसको हम लोग क्रोमोसोम बोलते हैं। पता होगा आपको, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी में पाया जाता है ये, ओके। क्रोमोसोम जो है ये डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बना रहता है। ह्यूमंस में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के, या 46 होते हैं, ठीक है। पेयर्स में पूछा जाए तो 23, नॉर्मल पूछा जाए तो 46 होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि एक जेनेटिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस में, क्या नाम है उसका, क्रोमोसोम नाम है, याद रखना है आपको बहुत अच्छे से, ठीक है।
नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। ओके, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको पीछे भी बताया था कि जितना भी ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना सेल में, इसको ही पूरे को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक जेल लाइक फ्लूइड होता है सेल के अंदर। ठीक है, याद रखना है आपको। अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट्स पे। तो अगला पार्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ना, रॉड लाइक और कुछ कुछ थोड़े से स्फेरिकल टाइप। तो ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ओके, ये भी होती है दो टाइप की, एक रफ होती है और एक स्मूथ होती है। ये क्या काम करती है? तो सर्व एज चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट मटेरियल प्रोटीन बिटवीन रीजन्स ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो बस आपको याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप देख रहे हो ना, तो आप ये देख रहे हो न्यूक्लियस है ये बीच में। ठीक है, और ये क्या है? साइटोप्लाज्म है। तो इन दोनों के बीच में ही बना हुआ है। तो ये क्या काम करती है? ट्रांसपोर्ट का काम करती है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रोटीन का। ओके, तो याद रखना है आपको, कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम करता है एज अ ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक चैनल की तरह काम करता है बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो है वो है लाइजोसोम। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो ना, प्याज जैसा दिख रहा है ये बिल्कुल। तो ये जो लाइजोसोम है ना, ये क्या काम करता है? तो इसको कहा जाता है वेस्ट डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सेंटर फॉर द सेल, सुसाइड बैग ऑफ सेल। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? तो लाइजोसोम को ही कहा जाता है। ठीक है, सेल में कोई खराबी आ गई, ठीक है, सेल में कोई चोट लग गया, सेल अपने अंतिम दिनों में है, तो कहाँ पे जाके सुसाइड करेगा? लाइजोसोम में जाके करेगा। तो कैसे ध्यान रखना है? लाई डाई, तो लाई डाई, तो डाई कहाँ पे करेगा? सेल लाइजोसोम में। तो सुसाइड बैग या वेस्ट डिस्पोजल किसको कहा जाता है? कौन से पार्ट को? सेल के लाइजोसोम को कहा जाता है। अभी देख रहे हैं प्याज जैसा दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अभी आप बस यहाँ पे ये याद रखिए सेल से रिलेटेड कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, क्योंकि यहीं पे पावर मिलती है सेल से। ठीक है, यहीं पे पावर जनरेट होती है सेल की, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। किसने डिस्कवर किया था? एल्टमैन ने डिस्कवर किया था। याद रखना है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किसने किया? एल्टमैन ने। क्या कहा जाता है इसको? पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है, आप लोग जानते भी होंगे। ओके, नेक्स्ट जो है राइबोसोम। अब ये आप देख रहे हो ना, येलो येलो एग जैसा दिख रहा है ना, तो राइबोसोम। ओके, राइबोसोम क्या होता है? तो ये बना रहता है आरएनए एंड डीएनए प्रोटीन से। मेन वर्क क्या है इसका? ये आपको याद रखना है। तो ये काम करता है सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन फैक्ट्री भी इसको कहा जाता है। यहीं पे प्रोटीन बनता है सेल का। ठीक है, तो राइबोसोम में क्या बनता है? प्रोटीन बनता है सेल का, इसलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है सेल का, या सिंथेसिस करता है ये प्रोटीन का। कैसे याद रखना है? राइबोसोम लिखना है तो राइबोसोम राइबोजूम। ठीक है, तो कोई चीज़ जूम हो रही है, बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ पे फैक्ट्री है किसी चीज़ की। तो फैक्ट्री किसकी? प्रोटीन की फैक्ट्री है। सो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको कहा जाता है? राइबोसोम। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइसोसोम और राइबोसोम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया लाई डाई, तो डाई हो गए यानी कि सुसाइड कर लिया सेल ने वहाँ पे। राइबोसोम जोम जूम, तो जूम हो गया, कोई चीज़ बढ़ गई, इसका मतलब वहाँ पे कोई चीज़ सिंथेसिस हो रही है, तभी तो वो बढ़ रही है। तो प्रोटीन फैक्ट्री का सिंथेसिस हो रहा है कहाँ पे? राइबोसोम में। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक। नेक्स्ट जो है गोल्जी एपरेटस। तो आप ये ऑरेंज कलर का देख रहे हो ना, ये क्या है? गोल्जी एपरेटस है। ठीक है, ये जो डिजाइन है गोल्जी एपरेटस। अब ये गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? तो इसको कहा जाता है डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक किसको कहा जाता है? तो गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है, जिसको हिंदी में गोल्जी निकाय भी कहते हैं, और इसको मिडिल मैन भी कहा जाता है, बिकॉज ऑल मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर टू बी सेंट आउटसाइड द सेल मूव थ्रू द गोल्जी बॉडी। यानी कि जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ना, जो सेल से बाहर जाते हैं, वो किसके थ्रू होके जाते हैं? गोल्जी बॉडी के थ्रू होके ही जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक इंपॉर्टेंट रोल है सेल के अंदर। सो डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलिकुलर ट्रैफिक, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, किसको कहा जाता है? गोल्जी एपरेटस को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट जो आप ये देख रहे हो ना बड़ा सा, ये क्या है? बिल्कुल टब जैसा लग रहा है ना, स्विमिंग पूल जैसा, तो ये क्या है? वैक्यूल्स है। ठीक है, जिसको हिंदी में रिक्तिकाय भी कहा जाता है। ये क्या काम करता है? टू स्टोर फूड, तो ये फूड को स्टोर करने का काम किया जाता है। ठीक है, अब ये वैक्यूल है ना, प्लांट में होता है बड़े साइज का, प्लांट सेल में, बट एनिमल्स में होता है ये छोटे साइज का। अभी हम आगे इसको डिस्कस करेंगे, तो ये पॉइंट आपको आई होप बहुत अच्छे से समझ और याद भी हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट है डिफरेंस क्या है दोनों में, तो आप ये देख रहे हो ना, ये है प्लांट सेल और ये है एनिमल सेल। ठीक है, तो कैसे हमें ध्यान रखना है ना, अब आप ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन पार्ट है ना, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तो जो ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये आप देख रहे हो ना सेंट्रोजोम, तो सेंट्रोजोम जो है सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट जो एक ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, वो पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। ठीक है, और अच्छे से क्लियरली समझ लेते हैं, तो प्लास्टिड जो है, सेल वॉल जो है, वैक्यूल बड़ा, क्लोरोप्लास्ट, ये सब पाए जाते हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्लास्टिड जो स्टोर करके रखता है पिगमेंट। ठीक है, जो प्लांट सेल का जो पिगमेंट होता है ना, उसको स्टोर करके कौन रखता है? प्लास्टिड रखता है। सेल वॉल हमने पढ़ा था ना, सेल वॉल पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में।
वैक्यूल होता है बड़े साइज का, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में। तो जितनी भी ये चीजें लिखी है ना, ये सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं, ठीक है, राइट, समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हो ना कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, इसी की तरह और भी प्लास्ट पाए जाते हैं, जैसे कि ल्यूकोप्लास्ट। तो ये फाउंड होता है रूट एंड अंडरग्राउंड स्टेम में पाया जाता है प्लांट के, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ये जो कलर पार्ट होता है ना प्लांट का, उसमें पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। तो जहां भी आपको कलर पार्ट दिखे, ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है, क्रोमोप्लास्ट है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो कलर पार्ट ऑफ प्लांट है वहां पे कौन सा प्लास्ट पाया जाता है, तो आपको याद रखना है उस प्लास्ट को क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, ठीक है। फिर एक आ जाता है क्लोरोप्लास्ट, जो ये अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, और यही एक पिगमेंट को कंटेन करता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। बहुत बार हमने इसको बचपन में पढ़ा है, जो हेल्प करता है प्लांट को उसका खाना बनाने में। और इस खाना बनाने वाले प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी ना, प्लांट मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, ओके, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो इसी को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। कौन सा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन पार्ट कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ना एनिमल सेल, ठीक है। तो एनिमल सेल में जो वैक्यूल है ना वो स्मॉल होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। सेंट्रियोल पाया जाता है, सेंट्रोजोम पाया जाता है, जो किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में। तो आप ये देख रहे हो ना स्टार जैसा, ये क्या है, सेंट्रोजोम है, जो प्लांट में नहीं पाया जाता, सिर्फ पाया जाता है एनिमल सेल में, और ये हेल्प करता है सेल डिवीजन में, ठीक है। तो याद रखना है आपको ये डिफरेंसेस। कौन से डिफरेंसेस, कि प्लास्टेड, सेल वॉल, वैक्यूल लार्ज एंड क्लोरोप्लास्ट ये पाया जाता है सिर्फ प्लांट सेल में, वैक्यूल स्मॉल, सेंट्रियोल, सेंट्रोजोम ये पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, ठीक है। और बाकी की चीज़ें तो जो सेम है वो हमने पीछे पढ़ी ली हैं, राइट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो टाइप्स ऑफ सेल हम देख लेते हैं। तो मेनली सेल के दो टाइप्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब प्रो से समझ में आ रहा है ना, आप ये मत सोचना प्रो यानी कि बिल्कुल एडवांस प्रो, ठीक है। तो प्रो नहीं, प्रो से प्रिमिटिव से ध्यान रखना है, बिल्कुल पुराना, ठीक है। अब जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, बिल्कुल एक सेल वाले, वो किसके अंदर आते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ये बिल्कुल छोटे होते हैं, सिंपल होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं नेचर में, यानी कि बिल्कुल पुराने टाइप के, ज़्यादा कुछ इनके अंदर नहीं पाया जाता, बहुत छोटे होते हैं। साइज में कहते होते हैं ये स्मॉल होते हैं। लैक ऑफ ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस होता है ना इनके अंदर, वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं होता ही नहीं है, यही समझ लीजिए। ये दोनों जो एग्जाम्पल है ना, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है, ओके, कि बैक्टीरिया एंड जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये किसके एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल के, क्योंकि ये छोटे होते हैं, कोई न्यूक्लियस नहीं होता, प्रिमिटिव होते हैं, बिल्कुल पुराने टाइप के यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। राइट साइड में है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग मल्टीपल सेल से बने हैं ना, बहुकोशीय हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं हमारी बॉडी में। एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स होता है इसका नेचर। साइज कैसा रहता है इसका, लार्ज होता है। न्यूक्लियस जो होता है बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे तो एल्गी लिखा है, यहाँ पे भी एल्गी है, तो बट यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, यहाँ पे सिर्फ एल्गी है। तो यूकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, एल्गी है, ठीक है। तो याद रखना है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, राइट। अब हमने पढ़ लिया पूरा जो हमारा मेन पॉइंट्स थे उसको, ठीक है। मुझे वही कंटेंट बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, तो मैं टाइप नहीं कर पाई, तो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ पे लगा दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ना ये एसएससी में पूछा गया था, एसएससी जे में 2020 में, कि साइटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ। तो कोशिका विज्ञान जीव विज्ञान की वह शाखा है जो डैश के अध्ययन से संबंधित है। अब साइटोलॉजी मैंने बताया था ना आपको, तो अभी हमने पढ़ा साइटोलॉजी किसके स्टडी से रिलेटेड है, ऑप्शन ए यानी कि सेल्स हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ के जो आंसर इसमें थे ना, तो वो मैंने हाइड कर दिया है, ताकि हम आंसर देख के ना हम आंसर बताएं, हमें थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना है, ओके। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ सेल इज कॉल्ड। अब आप देखो वहां पे क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे अलग है। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके हैं पूछने के, तो इस चीज पे भी आपको गौर रखना है, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, डैश वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिस्कवर्ड सेल। तो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कोशिका की खोज की। अब आप याद रखिए, देखिए यहाँ पे कहीं भी ल्यूवेन हुक का नाम नहीं दिया, यानी कि नॉर्मल कोशिका पूछा है तो किसको मारना है, रॉबर्ट हुके को ही मारना है, ठीक है। पहली बार इन्होंने किया था 1665 में, बट किसका क्या था, डेड प्लांट सेल का था वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द स्टडी ऑफ माइक्रो एनाटॉमी ऑफ सेल्स, टिश्यूज एंड ऑर्गन सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप। तो डैश को माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाएं, उत्तकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर रचना के अध्ययन का विज्ञान कहा जाता है। अब इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो हमारे सेल्स है, ठीक है, और हमारे टिश्यू है, तो इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, जब हम इनकी स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो कई सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यू बनता है ना, टिश्यू कंबाइन होता है तो ऑर्गन बनता है, ऑर्गन कंबाइन होते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाता है पूरा। तो यही पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि टिश्यू और सेल्स के जब हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसकी स्टडी को क्या बोला जाता है, तो हिस्टोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, उत्तक विज्ञान, ओके, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुसाइडल बैग ऑफ सेल आर, तो निम्न में से कौन सी कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो मैंने आपको बताया सुसाइड कहाँ पे करता है, सुसाइड यानी कि डाई डाई लाई लाई, सो लाइजोसोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं है पर समझ में आ रहा है, इतनी कोई टफ हिंदी नहीं लिखी है। कोशिका की आत्मघाती शैली, फिर से वही सुसाइड बैग, तो सुसाइड बैग किसको कहा जाता है? लयन काय को। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में हिंदी में बताया था कि लाइजोसोम को हिंदी में लयन काय भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि लाइजोसोम। 8th क्वेश्चन है ओके तो इसमें जो क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज सुसाइडियल बैग ऑफ सेल, फिर से वही क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, सीएचएसएल में 2017 में। फिर से इसका आंसर क्या हो जाएगा? लाइजोसोम हो जाएगा। ओके, 9th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक या सेल ऑर्गेनिज आत्महत्या की थैली सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? अब यहाँ पे सुसाइड बैग हिंदी में लिखा है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था, लाइजोसोम को हिंदी में क्या कहा जाता है? लयन काय, तो लयन काय हो जाएगा। ओके, 10th क्वेश्चन है इन एनिमल सेल विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेल्स गार्बेज डिस्पोजल। अब गार्बेज डिस्पोजल किसको कहा जाता है? फिर से वही बात, जहाँ पे सेल मर रहा है, जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा हो रहा है सेल का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा फिर से करेक्ट आंसर, लाइजोसोम। तो एक ही आंसर के कितने तरीके हैं ना क्वेश्चन पूछने के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अगला जो क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द टर्म प्रोटोप्लाज्म टू डिफाइन द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ अ सेल द फंडामेंट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ऑफ लाइफ। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रोटोप्लाज्म का टर्म किसने दिया था? तो मैंने आपको बताया था ना, फोटो हम खींचते हैं, प्रोटो फोटो हम खींचते हैं, तो खींचते खिंजे तो पुरकिंजे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा ना, पुरकिंजे, राइट। आई होप आपको ध्यान आ रहा होगा, क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। 13 क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक डैश इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। तो अंतर्द्रव्य डैश झिल्ली युक्त नलिकाओं तक शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र है। अब आप यहाँ पर देख रहे हो ना, एंडोप्लाज्मिक लिखा है ना, तो बस इसको फिल करना है कि एंडोप्लाज्मिक के आगे क्या आता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, तो रेटिकुलम को क्या कहा जाता है? हिंदी में जलिका भी कहा जाता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा रेटिकुलम जलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? ठीक है, भौतिक आधार मैंने आपको ये बताया था, तो भौतिक आधार यानी कि फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड। तो वह जेली पदार्थ जिससे कोशिका का केंद्र घिरा होता है, तो किससे घिरा रहता है? तो जेली लाइक फ्लूइड मैंने आपको बताया था ना, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी से सोचिए। यस, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ठीक है, 17 क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज, तो स्टडी ऑफ सेल अभी हमने पीछे भी पढ़ा, क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त कोशिका की खोज की थी? अभी आप ये देखिए, आगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जीवित मुक्त यानी कि लिविंग सेल की किसने खोज की थी? तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर सिर्फ सेल पूछा जाए ओके तो रॉबर्ट हुक होगा, बट अगर लिविंग सेल स्पेशली पूछा जाए तो आंसर कौन हो जाएंगे? ल्यूवेनहुक हो जाएंगे, तो बस ऑप्शन बी हो जाएगा एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर सेल इन द ह्यूमन बॉडी। तो सेल को किसने डिस्कवर किया है ह्यूमन बॉडी में? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, सेल को किसने डिस्कवर किया? तो ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द साइंटिस्ट हु प्रपोज द सेल थ्योरी। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? तो सेल थ्योरी किसने दी थी? एसएस ने दी थी, तो एसएस यानी कि शेल्डन एंड स्वान ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिट इनटू द सेल थ्योरी। अभी ये जो क्वेश्चन है ना कि सेल थ्योरी में कौन सा ऑर्गेनिज्म फिट नहीं होता? ऑप्शन ए है बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई एंड प्लांट। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखो, बैक्टीरिया भी लिविंग होता है, फंजाई भी होता है, प्लांट भी होता है, बट ये जो वायरस है ना ये फिट नहीं होता। अब आखिर इसका रीजन क्या है, वायरस क्यों नहीं फिट होता है? ओके, सो वायरस ना कंटेन नहीं करता सेल ऑर्गेनली, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा, और वायरस जो होता है ना वो तभी तक जिंदा रहता है जब तक वो होस्ट सेल के अंदर रहता है। ठीक है, बट जैसे भी होस्ट सेल के बाहर आ जाता है ना वो मर जाता है। ठीक है, तो इसकी जो कहानी ही अलग है बिल्कुल वायरस की, तो ये सेल थ्योरी को फॉलो ही नहीं करता है। ठीक है, तो इसलिए कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता? तो क्या हो जाएगा? वायरस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है? शक्ति ग्रह यानी कि पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो बस किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत कणिका। ठीक है, आई होप याद आ गया होगा आपको, राइट। नेक्स्ट है 24th क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? तो हमने पढ़ा था किसको कहा जाता है? ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट है डैश इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आया है 2020 में। ठीक है, तो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, राइट। नेक्स्ट है डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। अभी हमने इसको देख लिया। ठीक है, डैश आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एज दे आर इन्वॉल्व इन रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। ठीक है, तो पावर हाउस ऑफ सेल, बस जैसे पावर हाउस ऑफ सेल देखिए आप लोग, ऑप्शन देखो और माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना है, राइट। नेक्स्ट है किस कोशिकांग के स्वयं के डीएनए वे राइबोसोम होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनेलिज है, अंग है सेल का जिसके खुद के
राइबोसोम होते हैं और डीएनए होता है, तो कौन हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया ही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि सूतकणिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द सेल ऑर्गेनेलिज इन विच द बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन अकर। तो यह कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन के जैसे जैव रासायनिक प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अब आपको क्या बताना है कि ऐसा सेल ऑर्गेनेलिज जिसमें एक बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन होता है एंड एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो किसमें होता है फिर से एनर्जी का प्रोडक्शन? माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पूछने के तरीके कितने अलग अलग हैं, बट आंसर क्या है? सबका सेम ही रह रहा है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल आ गया, तो किसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी ऑफ सेल? तो एटीपी को कहा जाता है ना। तो जो एनर्जी हमें मिलती है उसका नाम क्या होता है? एटीपी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है 36 एटीपी। इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ओके, तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहा जाता है? एटीपी को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग केवल पादप कोशिका में स्थित होता है? तो इनमें से कौन सा सेल का एक पार्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट में ही पाया जाता है? तो आप देख रहे हो ना, लाइजोसोम, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बस क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्लास्टिड। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है किस में पाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में। ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। एक यूकैरियोटिक कोशिका में एक नाभिकीय सहित झिल्ली मेम्ब्रेन से बंधे अंग होते हैं जो कोशिकीय प्रक्रियाओं को डैश में कार्य करने में सहायक होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल है। ठीक है, ये जो इसका जो न्यूक्लियस है ना, इसमें कुछ मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो हेल्प करता है कोशिकाओं की जो प्रोसेस है उसको क्या करने में? ओके, तो क्या करने में? तो अलग करने में मदद करता है। जो ये मेम्ब्रेन है ना, अलग करने में मदद करता है। ओके, तो क्या हो जाएगा? अलग यानी कि अलगाव हो जाएगा। ठीक है, 33 क्वेश्चन जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता? अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो आप देखिए, प्रो यानी कि पुराना है ना, तो प्रो पूछा है ना, तो प्रो मतलब क्या हो गया? पुराना यानी कि प्रिमिटिव। तो प्रो राइबोसोम, नाभिक, कोशिका झिल्ली, डीएनए। तो बस प्रो का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नाभिक। तो प्रो यानी कि प्रिमिटिव, प्रिमिटिव में क्या नहीं पाया जाता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि नाभिक हो जाएगा। ठीक है, 35th क्वेश्चन है द सॉर्टिंग, टैगिंग, पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन इन द ह्यूमन बॉडी टेक प्लेस इन द। मानव शरीर में वसा और प्रोटीन के पृथक्करण, बंधन, संकुलन और वितरण का कार्य किस स्थान पर होता है? तो किस स्थान पर होता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा गोल्जी एपरेटस में। ठीक है, याद रखना है आपको ये क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है इन विच पार्ट ऑफ सेल प्रोटीन्स मेड। तो कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो किस हिस्से में बनाया जाता है? तो मैंने आपको क्या बताया था किस हिस्से में? तो राइबोसोम, जूम। तो जूम यानी कि बढ़ रहा है, बन रहा है। सो ऑप्शन सी हो जाएगा, राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा? ठीक है, अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं है तो कौन सा काम सही से नहीं होगा? उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण, कोशिका विभाजन, प्रकाश संश्लेषण। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन का सिंथेसिस नहीं होगा अगर कोशिका में यानी कि सेल में राइबोसोम जो है वो है ही नहीं तो। ओके, 38 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? अब कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन ए यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो नियंत्रक यानी कि कौन कंट्रोल करता है सेल को? तो न्यूक्लियस करता है, यानी कि केंद्रक। राइट, 39 क्वेश्चन है वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती है। अब वनस्पति कोशिका भित्ति यानी कि प्लांट सेल किससे बना रहता है? ऑप्शन ए सेल्यूलोज से बना रहता है ना, तो सेल्यूलोज हो जाएगा। 42 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। जो स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है प्लांट को, तो कौन हो जाएगा? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? सेल्यूलोज करता है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज यानी कि सेल वॉल। ओके, तो सेल्यूलोज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सेल वॉल, और सेल वॉल किससे बना रहता है? सेल्यूलोज से। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना इस टॉपिक से रिलेटेड जो पूछे गए हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किया है, एंड आई होप आपको इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ में आ गए होंगे और क्वेश्चंस भी कैसे हमें टिक करने हैं वो भी समझ में आ गया होगा ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिएगा। पीडीएफ के लिए आप लर्न विद ट्रिक्स चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।